वेलकम टू माय चैनल पंज एजुकेशन। मित्रों, आज हम 2021 का टीजीटी का साइंस का पेपर सॉल्व करने जा रहे हैं। जो पहले 16 का था वो बाद में 2021 में हुआ है। चलिए देखते हैं, पेपर सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि पोस्ट ऑफिस बॉक्स में प्रतिरोध किसके बने होते हैं। ऑप्शन पहला कहता है कि तांबा, दूसरा लोहा, तीसरा मैंगानीज या चौथा पीतल। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा सी, मैंगानीज। ओके, सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है कि रेडियोधर्मी पदार्थ जिसकी अर्ध आयु समीकरण क्या है। तो पहला ऑप्शन टी हाफ इज इक्वल टू 0.6931 अपान लैम्डा, या टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा अपान 0.6931, या सी टी हाफ इज इक्वल टू 0.936 अपान लैम्डा, डी टी हाफ इज इक्वल टू लैम्डा अपान 0.936। तो माय फ्रेंड्स, इसका जो आंसर हो जाएगा वो हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा, पहला। तीसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। 100 वाट शक्ति का एक इलेक्ट्रिक हीटर 5 किलोग्राम द्रव का तापमान 5 मिनट में 25 डिग्री सेंटीग्रेड से बढ़कर 31 डिग्री सेंटीग्रेड कर देता है, तो द्रव का ऊष्मा सामर्थ्य क्या होगा। तो इसका जो ऑप्शन है 4 × 10⁻³ जूल पर केजी डिग्री सेंटीग्रेड, या 2 × 10⁻⁴ जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड, या 1.2 × 10⁵ जूल, या 1 × 10⁴ जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा कौन सा है, हाँ, इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻⁴ जूल पर डिग्री सेंटीग्रेड। आगे चलते हैं चौथे क्वेश्चन पर। ये कहता है एथिल ब्रोमाइड की अभिक्रिया सिल्वर साइनाइड से कराने पर क्या मिलता है। पहला ऑप्शन CH3 CH2CN मिलता है, या CH2 मिलता है, यानी CH2 बॉन्ड CH2 मिलता है, या CH3 CH2 बॉन्ड N डबल बॉन्ड C। यहाँ तक ट्रिपल बॉन्ड है, ये एरो बना है, तो ये ऑप्शन हमारा सी सही हो जाएगा। ये नाइट्राइल बनाएगा, एथिल नाइट्राइल। फिर आगे चलते हैं पांचवें क्वेश्चन पर। कहता है निम्नलिखित में से किस एक के अवतल दर्पण का उपयोग नहीं किया जाता है। नंबर 1 शेविंग ग्लास में, दूसरा सर्च लाइट में परावर्तक, तीसरा है कान के आंतरिक भागों की परीक्षा करने में, या चौथा है कारों में रियर दृश्य दर्पण। तो जहाँ तक माय फ्रेंड्स, कारों में नहीं किया जाता, क्योंकि कारों में वो दूसरा लेंस यूज़ करते हैं, यानी उत्तल लेंस का, उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। फिर आगे चलते हैं। 4 बल दिए गए हैं। नंबर 1 गुरुत्वीय, दूसरा स्थित वैद्युत, तीसरा है चुंबकीय और घर्षण। तो इनमें से कौन असंरक्षी बल हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है, कहता है सभी तो नहीं है। फिर उसके बाद कहता है कि केवल स्थिर विद्युत नहीं, केवल चुंबकीय नहीं, तो बचा क्या,
चुंबकीय और घर्षण दोनों, क्योंकि ये संरक्षी बल नहीं होते हैं। फिर आगे चलते हैं। 7वां, एक आदर्श ट्रांसफार्मर के प्राथमिक में 100 फेरे हैं तथा द्वितीय में N। यदि 220 वोल्ट AC निविष्ट करने पर 11 वोल्ट निर्गत होती है तो N का मान क्या होगा? तो N में का मान जो होगा वो 5 होगा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक लेक्लेंसी सेल में एनोड का कार्य करता है, यानी एनोड के रूप में कार्य करता है? पहला ऑप्शन है कार्बन क्षण, दूसरा जिंक क्षण, तीसरा है ताम्र क्षण, या चौथा है एल्युमिनियम क्षण। तो माय फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन सही हो जाएगा कार्बन क्षण, क्योंकि लेक्लांसी सेल के एनोड के रूप में हम कार्बन क्षण का यूज़ करते हैं। फिर 90 पे आते हैं। पारे के एक तापमापी पर 0 से 100 तक समान अंतराल निशान बने हैं। पिघलती बर्फ में पारा का 10वें निशान पर और उबलते पानी में 80वें निशान पर होता है। यदि पारा 45वें निशान पर हो तो डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान क्या होगा? 45 डिग्री सेंटीग्रेड, 35 डिग्री सेंटीग्रेड, 50 डिग्री सेंटीग्रेड या 64.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। फिर सामान्य तापक्रम में कैल्शियम कार्बाइड में जल मिलाने से कौन सी गैस उत्पन्न होती है? ये तो प्रयोगशाला विधि है उसकी, इसकी एसिटिलीन की, इसलिए एसिटिलीन यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा आपका। फिर 11वां क्वेश्चन है कि जब नाभिकी में यानी नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित यानी किरण उत्सर्जित होती है तो कौन सा नहीं बदलता है? पहला कहता है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संख्या का योग, दूसरा प्रोटॉन संख्या या न्यूट्रॉन संख्या, या चौथा कहता है पूर्ण आवेश। तो ऐसा है मित्र, हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों का योग नहीं बदलता है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा एक तत्व नहीं है? तो डायमंड भी तत्व है, ग्रेफाइट भी तत्व है, ओजोन भी तत्व है, बट सिलिका जो है वो तत्व नहीं है, इसलिए हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर लंबाई 13वें पे है कि लंबाई L तथा प्रति एकांक द्रव्यमान म्यू के तार द्वारा द्रव्यमान M के पिंड को ऊर्ध्वाधर दिशा में ऊपर की ओर त्वरण अल्फा से खींचा जा रहा है। तार के मध्य बिंदु पर तनाव क्या होगा अगर G गुरुत्वीय त्वरण है तो? पहला ऑप्शन M ब्रैकेट में G प्लस अल्फ़ा ये हो जाएगा, या B जो ऑप्शन रहेगा M प्लस म्यू एल ब्रैकेट G, या M प्लस यू एल बाई 2 ब्रैकेट बंद ब्रैकेट में G प्लस अल्फ़ा, या M प्लस म्यू एल बाई 2 इंटू G। तो मित्रों सी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ये फार्मूला है। फिर आगे हैं 14वां, द्विविमीय आकाश में द्रव्यमान 2 kg का एक कण ए वेग 3.0 से रेखा x बराबर 5 पर चल रहा है और कण B जिसका द्रव्यमान 3 kg है तथा वेग -2, है, रेखा x -3 पर चल रहा है, तो निकाय का संपूर्ण कोणीय संवेग क्या होगा? 0 होगा, या 48 दक्षिणावर्ती होगा, या 12 वामावर्ती होगा, या ज्ञात किया नहीं जा सकता क्योंकि अक्षर नहीं बताया गया। तो ऐसा नहीं है, इसका ऑप्शन जो है बी सही हो जाएगा, 48 दक्षिणावर्ती। 15वें पे चलते हैं। यदि एक
उदासीन परमाणु 2k इलेक्ट्रॉन्स, 8l इलेक्ट्रॉन्स और 6m इलेक्ट्रॉन्स रखता है, तो परमाणुओं में कुल s इलेक्ट्रॉन, p इलेक्ट्रॉन्स और d इलेक्ट्रॉन अलग अलग होंगे। तो इसके जो ऑप्शंस हैं ए कामा 6 4 कामा ए जो है 4 कामा 6 कामा 1, बी है 6 कामा 8 कामा 1 और सी है 6 कामा 10 कामा 0, डी है 6 कामा 10 कामा 1। तो इसका ऑप्शन जो हो जाएगा वो सी सही हो जाएगा, 6 कामा 10 कामा 0। फिर आगे चलते हैं। ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है कहा जाता है, तो वो क्वथनांक होता है, यानी बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस पर कोई भी द्रव का जो वाष्प दाब होता है वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, तब वो जाकर के उबलने लगता है। 17वां कहता है कि परमाणु की विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है इसके संकर कक्षकों या हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के किस गुण बढ़ने के साथ, यानी ये यस गुण जब बढ़ता है तो इसमें विद्युत ऋणात्मकता बढ़ती जाती है, यानी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी गेन होने लगती है, इंक्रीज होने लगती है। फिर 18वें में चलते हैं। जब पीएन संधि को पश्च दिशी यानी रिवर्स बायस में रखा जाता है, तो जो डिप्लेशन रीजन होता है या अवशोषित क्षेत्र होता है वो उसका क्या होता है। तो पहला ऑप्शन कहता है अधिक चौड़ा हो जाता है, या दूसरा ऑप्शन कहता है पतला हो जाता है, या तीसरा हो जाता है कि डिसअपीयर हो जाता है या लुप्त हो जाता है, या कोई परिवर्तन नहीं होता। तो मित्रों ये अधिक चौड़ा हो जाता है, जब रिवर्स बायस में होते हैं तो जो डिप्लेशन रीजन है वो बढ़ जाता है। फिर 19वां है निम्नलिखित यौगिकों के समुच्चय में किस समुच्चय का आबंध क्रम यानी बॉन्ड ऑर्डर +1 होता है। वो है ए ऑप्शन F2 और O2 की जो है वो होता है -2 होता है इसका, ये ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 20वां किस ट्राईहाइड्राइड में सबसे ज़्यादा ऊष्मीय स्थायित्व होता है, यानी मोस्ट थर्मल स्टेबिलिटी किस में होती है। तो जो मोस्ट थर्मल होती है वो हमारी NH3 में होती है, सबसे ज़्यादा इन लोगों में से सबसे ज़्यादा NH3 में होती है। किसने अभिग्रहित किया कि परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन का संवेग क्वांटित होता है, एरविन श्रोडिंगर या नील्स हेनरिक डेविड बोहर या लुई विक्टर पिरे रेमंड डक डी ब्रोगली या वोल्फगांग पाउली। तो इसमें जो है नील्स बोहर ने कहा था, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी S/2 पाई उन्होंने बताया था। 22वां कहता है कि 10 सेंटीमीटर अर्धव्यास की एक गोली कृष्णिका जिसका जो है 327 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रोसित है, विकिरित शक्ति का कितनी होगी। तो 231 होगी, या 462 वाट होगी, या 923 वाट होगा, या 1050 वाट होगा। तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 923 वाट। आगे चलते हैं 23वें क्वेश्चन पर। सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तन विलयन जो होते हैं वो कैसे होते हैं, प्रतिचुंबकीय होते हैं या अनुचुंबकीय होते हैं, लौह चुंबकीय होते हैं या प्रतिलौह चुंबकीय होते हैं। तो मित्रों जो सभी क्षार धातुओं के निर्जलीय द्रव अमोनिया में तन विलयन होते हैं वो अनुचुंबकीय होते हैं, यानी पैरामैग्नेटिक होते हैं। फिर नीचे सूचीबद्ध संक्रमण तत्वों के ऑक्साइडों में कौन सा रंग विहीन होता है। तो इसमें TiO जो है वो होता है, इसका टैलियम के ऑक्साइड का होता है, वो सही होता है, वो नॉन कलर्ड हो जाता है, यानी रंग विहीन। 25वां क्वेश्चन आते हैं। कौन सा ऐसा तत्व है जो मेंडलीव की आवर्त सारणी में, यानी जो पहले मेंडलीव द्वारा निर्मित की गई थी उसमें 3rd A में रखा गया था,
परंतु जो 18वीं यानी मोज़ले द्वारा निर्मित आवर्त सारणी है उसमें 13वें के सदस्य के रूप में स्थान मिला है। वो कौन सा? वो है एल्युमिनियम। फिर ऊष्माधारिता 5 कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड की कैलोरी मापी में 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप का 10 किलोग्राम जल भरा है। यदि 0 सेंटीग्रेड पर 10 ग्राम बर्फ का टुकड़ा डाल दिया जाए कैलोरी, हाँ, तो ये अंतिम तापमान क्या होगा? अगर बर्फ़ की गुप्त ऊष्मा 80 हो तो इसकी जो अंतिम तापमान होगा वो 0 हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं। एक बंदूकधारी तथा एक सेब दोनों पृथ्वी से 98 मीटर की ऊंचाई पर परस्पर 200 मीटर की दूरी पर हैं। t बराबर 0 पर द्रव्यमान 5 ग्राम की गोली वेग 200 मीटर पर सेकंड क्षैतिज दिशा में सेब की ओर चलाई जाती है। t बराबर 0 पर ही सेब नीचे की ओर चलना प्रारंभ करता है। यदि g बराबर 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है तो गोली सेब को तभी लगेगी जब वह नियत त्वरण 9.8 मीटर पर सेकंड से ही गिरे, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। फिर नैज यानी शुद्ध अर्धचालक में क्या होते हैं? विवर छिद्र या इलेक्ट्रॉन समान गतिशील होते हैं, या विवर अधिक गतिशील होते हैं, या इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं, या केवल इलेक्ट्रॉन ही गतिशील होते हैं। तो ऐसा है, इसका ऑप्शन सी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन अधिक गतिशील होते हैं। फिर लंबाई 2 मीटर वाला एक व्यक्ति समतल दर्पण के सम्मुख खड़ा है। दर्पण की न्यूनतम ऊर्ध्वाधर ऊंचाई कितनी होनी चाहिए कि वह अपना पूर्ण प्रतिबिंब देख सके? अगर पूर्ण प्रतिबिंब देखना है समतल दर्पण में वो भी, तो हमको समतल दर्पण की जो लंबाई है यानी हाइट है वो मनुष्य के लंबाई का आधा लेना होगा, यानी 1 मीटर लेना होगा, तो हम उसको पूर्ण प्रतिबिंब देख सकते हैं। फिर निम्नलिखित यौगिकों में से किस एक में आयनिक एवं सहसंयोजन बंध दोनों पाए जाते हैं? कार्बन टेट्राक्लोराइड, नहीं, इसमें नहीं पाया जाता। फिर कैल्शियम क्लोराइड, इसमें भी नहीं पाया जाता। अमोनियम क्लोराइड, इसमें पाया जाता है, तो इसलिए ऑप्शन इसका सी सही हो जाएगा। फिर आते हैं 31वें क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बोहर का परमाणु मॉडल बहु इलेक्ट्रॉन वाले परमाणुओं के स्पेक्ट्रा को नहीं समझा पाता, ये सही है। फिर बोहर का परमाणु मॉडल जीमन प्रभाव को नहीं समझा पाता, ये भी सही है। बोहर का परमाणु मॉडल स्टार्क प्रभाव को नहीं समझा पाता, ये भी सही है। बोहर का परमाणु मॉडल इलेक्ट्रॉन को कण व तरंग की तरह व्यवहार करता है, ये मानता है, तो ऐसा नहीं है, इसको इन्होंने नहीं कहा था, यानी यही सही हो जाएगा ऑप्शन। फिर सही कथन चुनिए, इसमें क्या होगा? HClO में केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है तथा HClO3 में +1 है, नहीं, ये नहीं सही है। दूसरे पे आते हैं। HClO3 में क्लोरीन परमाणु HClO से अधिक विद्युत ऋणात्मक है, ये बात सही है, तो इसलिए यहीं लॉक कर देते हैं इस क्वेश्चन के आंसर को। फिर आगे चलते हैं 33 पर। सिल्वर के हैलाइडों में न्यूनतम जलीय घुलनशीलता वाला है, तो जिसका इसमें न्यूनतम जो घुलनशीलता है ये है आयोडाइड का, यानी सिल्वर आयोडाइड का। फिर सौर विकिरण की फ्रॉनहोफर रेखाओं की सहायता से किस तत्व का पता लगा? तो जब सौर विकिरण की बात हो रही है तो यानी हम सौर विकिरण में हम हीलियम को पाते हैं, तो इसलिए हीलियम।
इसी की सहायता से पता कर लगाया गया था। तो 35वें पे आते हैं, निम्न को बंधक कोण के घटते क्रम में व्यवस्थित करिए। बंधक कोण देखना है, तो इसमें देखा जाए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इसका सबसे सही आंसर हो जाएगा H2O इज़ ग्रेटर दैन H2S इज़ ग्रेटर दैन H2SE इज़ ग्रेटर दैन H2E। ये सबसे सही हो जाएगा आंसर। फिर आगे चलते हैं, दो समतल दर्पण एक दूसरे के से 60 डिग्री कोण बनाते हैं पर रखे हुए हैं। यदि उनके बीच का एक प्रतिबिंब रखा हो तो कितने प्रतिबिंब दिखाई पड़ेंगे। तो इसका फार्मूला है 360 बटा थीटा माइनस 1। इसी पे रख करने से हमको आंसर मिल जाता है सी, यानी 5। 37वां है, प्लांक नियम के अनुसार T ताप के पदार्थ के साथ तापीय साम्य में विकिरण का ऊर्जा घनत्व इस प्रकार दिया जाता है कि UVT इज इक्वल टू 8πh अपान C की पावर 3 इंटू में म्यू की पावर n अपान E की पावर h म्यू अपान KT माइनस 1, जहाँ n एक पूर्णांक है जो बराबर है। तो ये फार्मूला है, इसमें जो n का मान होता है वो 3 के इक्वल होता है। तो ये ऑप्शन डी सही हो जाएगा। 38 क्वेश्चनवा है, इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जो कि एक कक्षक में यानी ऑर्बिटल में वास कर सकती है वो मैक्सिमम 2 होती है। जो ऑर्बिटल है इसमें एक इलेक्ट्रॉन ऐसे एक इलेक्ट्रॉन ऐसे, यानी +1/2 एंड -1/2। दो इलेक्ट्रोडों CO2+ अपान CO और Fe2+ अपान Fe के मानक अपचयन विभव क्रमशः -0.28 वोल्ट तथा 0.44 वोल्ट है। ऐसे सेल जिसकी सेल अभिक्रिया इतना है, उस सेल का विद्युत वाहक बल यानी EMF इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होगा। इसका ऑप्शन जो हो जाएगा -16 मतलब -0.16 वोल्ट हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं, कौन सा अधिकतम चक्रण बहुलता रखता है। तो इसमें फास्फोरस की पावर 3 यानी P3 जो है वो रखेगा। नहीं, P3 कह रहा हूँ, फास्फोरस नहीं है वो, उसका है चक्रण का है, यानी sp3 वो है मॉडल। फिर 41 का क्वेश्चन है, नीचे दी गई रासायनिक अभिक्रियाओं में द्वि-अपघटन अभिक्रिया को इंगित करिए। तो इसमें 2 अपघटन हो रहा है, तो पहला ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। जो कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन जल काम कर रहे हैं वो ही है। फिर यदि द्रव्यमान लंबाई व समय के बजाय F बल वेग v तथा काल t को मूल विमा माना जाए तो रेखीय संवेग यानी p की विमा क्या होगी। तो इसकी विमा हो जाएगी, ये आयोग ने तो इस b को माना है, लेकिन सही यहाँ होगा क्योंकि p बराबर mv होता है और v बराबर l t की पावर -1 होता है और ये m हो जाता है। अगर m को हम द्रव्यमान को f कर दें और l को v कर दें और t जो हमारा t इनवर्स है, तो इसके हिसाब से ए ऑप्शन सही होना है, लेकिन आयोग ने इसको b माना है। तो 43 क्वेश्चन पर चलते हैं, ऑक्सीजन के 3.2 ग्राम परमाणुओं का भार क्या होगा। तो इसमें ऑप्शन सही हो जाएगा बी 1 यानी 102.4 ग्राम।
फिर आगे 44वें पे चलते हैं, यानी 44 पर। एक कण जो 30 सेंटीमीटर अर्धव्यास के वृत्त में गतिमान है, इसकी रेखीय चाल v बराबर 3t द्वारा दी जाती है। यदि सेकंड t सेकंड व v मीटर पर सेकंड में है तो t बराबर 5 सेकंड पर इसका अर्धव्यासीय त्वरण कितना हो जाएगा। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 750 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। फिर 45वां क्वेश्चन है, प्रकाश का कौन सा गुण दर्शाता है वह अनुप्रस्थ तरंग है। तो ये ध्रुवीकरण जो होता है उससे प्रकाश का अनुप्रस्थ गुण पता चलता है। 46वें पे आते हैं, तापमान पैमाना जो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। तो सेल्सियस पैमाना, र्यूमर पैमाना, फ़ारेनहाइट पैमाना और केल्विन पैमाना। तो ये केल्विन पैमाना जो होता है वो किसी पदार्थ के गुणों पर निर्भर नहीं करता है। फिर 47वें पे आते हैं, दर्शाए विभव मापी परिपथ में एक विद्युत वाहक बल E तार AB के B सिरे से 40 सेंटीमीटर दूरी पर C पर संतुलित होता है। तार AB की लंबाई 100 सेंटीमीटर है तथा प्रतिरोध 4 ओम है। यदि प्रतिरोध R 200 ओम के परिता विभवांतर 1 वोल्ट हो तो विद्युत वाहक बल E का मान कितना हो जाएगा मिली वोल्ट में। तो मित्रों ये आंसर हो जाएगा 12 मिली वोल्ट। फिर 48 पे आते हैं, यानी 48वें क्वेश्चन पे आते हैं, निम्नलिखित को किरणों की प्रवेशी क्षमता यानी पेंट्रेशन पावर ऑफ रेज के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो सबसे ज़्यादा होती है गामा की, फिर बीटा की, फिर अल्फा, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 49 पर एक रेडियोधर्मी तत्व की अर्ध आयु 10 सेकंड है। इस तत्व के एक नाभिक न्यूक्लियस का क्षय जो होगा वो कितने टाइम में हो जाएगा। तो 10 सेकंड से पहले से हो जाएगा नहीं, 10 सेकंड में हो जाएगा नहीं, 10 सेकंड के बाद होगा नहीं, इसलिए ऑप्शन डी सही हो जाएगा। पहले से बताना संभव है, कैन नॉट बी प्रेडिक्टेड। फिर 50 क्वेश्चन पे आते हैं, द्रव्यमान m का कण आयाम a तथा आवर्तकाल t से सरल आवर्त दोलन कर रहा है। मध्य बिंदु पार करने के लिए समय काल t/8 यानी 8 बाद स्थितिज ऊर्जा और गतिज ऊर्जा का जो अनुपात होगा वो कितना होगा, 0 होगा या 1/4 होगा या 15/16 होगा या 1 होगा। तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इनकी गतिज ऊर्जाओं और स्थितिज ऊर्जाओं का अनुपात जो होगा वो 1 होगा। फिर 51वें पे चलते हैं, समांतर किरणों को एक बिंदु पर केंद्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त कौन सा दर्पण होता है, उत्तल गोलीय, अवतल गोलीय या अतिपरवलीय या परवलीय। तो मित्रों समांतर रेखाओं को एक बिंदु पर केंद्रित करने का सबसे उपयुक्त दर्पण जो होता है वो परवलीय या पैराबोलिक होता है। फिर 52 यानी 52वें पे चलते हैं, न्यूटन का शीतलन नियम किस नियम का सन्निकट है। तो वो स्टीफन नियम के अनुसार है, यानी उसी के नज़दीक है। दोनों की बातें काफ़ी मिलती जुलती हैं, इस वजह से ये सही है। फिर आता है 53वां क्वेश्चन, कहता है कि जल का अपवर्तनांक 4/3 है तथा कांच का अपवर्तनांक 3/2 है। एक लेंस को हवा में रखने पर उसकी फोकल दूरी जो होती है वो 10 सेंटीमीटर है। यदि उसे जल में दिया जाए तो उसकी फोकल दूरी कितनी हो जाएगी। पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 20 सेंटीमीटर, चौथा ऑप्शन है 40 सेंटीमीटर। इसमें ऑप्शन नहीं दिया है, तो सी है 20 और डी है 40 सेंटीमीटर।
तो इसका जो ऑप्शन सही हो जाएगा वो 40 सेंटीमीटर सही हो जाएगा, ये वाला डी सही हो जाएगा इसका ऑप्शन। तो हम आगे चलते हैं 54 यानी 54वें पे। निम्न परिपथ में बैटरी बी का विद्युत वाहक बल 2 वोल्ट तथा आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है। धारा I को अधिकतम करने के लिए प्रतिरोध R का मान कितना होना चाहिए, यानी क्या होना चाहिए। तो अगर प्रतिरोध 0 हो जाए तो धारा का मान मैक्सिमम हो जाएगा, यानी इसका ऑप्शन डी सही हो जाएगा। यदि कैल्शियम के हैलाइडों को उनके गलनांकों के बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया जाए तो सही अनुक्रम क्या होगा। तो इसका सही अनुक्रम हो जाएगा, गलनांक देखना है तो सबसे हम देखते हैं क्लोरीन का गलनांक सबसे ज़्यादा होता है कैल्शियम के साथ, तो ये बी ऑप्शन सही हो जाएगा। आयोडीन का ज़्यादा होता है तो इसका कम हो जाएगा, मतलब इसका जो बॉन्डिंग होती है वो गलनांक जो है उसका कम होता है और क्लोरीन का ज़्यादा होता है। फिर Na+ तथा F- दोनों ही आयनों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इतना होता है, यानी 1s2 2s2 2p6 होता है, किंतु Na+ आयन की आयनिक त्रिज्या जो होती है वो F- आयन की त्रिज्या का केवल 0.691 गुना ही होती है। यदि उनकी आयनी त्रिज्याओं का योग 231 pm है तो F आयन की आयनी त्रिज्या होगी, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा 136 pm। फिर 57 यानी 57वें पे चलते हैं। निम्न तत्व धनात्मक ऑक्सीकरण संख्या नहीं प्रदर्शित करता। इसमें से कौन सा धनात्मक ऑक्सीकरण प्रदर्शित नहीं करता संख्या, वो है F या फ्लोरीन, ये नहीं करता है। आगे चलते हैं। दो बल F तथा -3F परस्पर लंबवत दूरी D पर, यानी दोनों के बीच की दूरी जो D पर है, लंबवत है, इन क्रिया कर रहे हैं, इनमें से यह किसके तुल्य होगा। पहला है केवल नेट बल रेखीय बल -2F होगा, या केवल नेट रैखिक बल 0 होगा, या केवल नेट 2FD आघूर्ण वाला बल युग्म होगा, या डी नेट रैखिक बल -2F तथा और नेट FD आघूर्ण वाला बल युग्म होगा। तो ये ऑप्शन सही हो जाएगा, क्योंकि लंबवत वे हैं, -2F भी हो जाएगा और FD यानी D डिस्टेंस से हैं तो इनका आघूर्ण भी हो जाएगा। फिर 59वें चलते हैं। निम्न स्पीसीज में से कौन सा एक ब्रॉन्स्टेड अम्ल की भांति कार्य करता है, यानी कार्य कर सकता है। तो हमारा ट्राईमेथिल कार्बोनियम आयन, यानी पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसी को हम ब्रॉन्स्टेड एसिड भी कहते हैं। फिर 60वां क्वेश्चन है, एक माध्यम में वेग v, आवृत्ति म्यू तथा तरंग दैर्ध्य लैम्डा से चल रही प्रकाश तरंग अधिक सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो क्या होगा। तो पहला ऑप्शन सही है, म्यू मतलब वेग जो होगा उसका घट जाएगा, म्यू अपरिवर्तित यानी आवृत्ति जो है अपरिवर्तित रहेगी तथा लैम्डा घट जाएगा। तो यह पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आगे चलते हैं 61 क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन सा नाभिकीय विखंडन रिएक्टर यानी न्यूक्लियर फिजन रिएक्टर में ईंधन हो सकता है। तो हम थोरियम का यूज़ करते हैं इसके फिजन फ्यूल के। फिर 62वां क्वेश्चन है, यदि हाइड्रोजन गैस का एक अणु क्लोरीन गैस के एक अणु से रिएक्शन करता है यानी क्रिया करता है तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का 2 अणु बनाता है, तो विभिन्न गैसों के समान आयतन में एक दबाव तथा तापमान पर अणुओं की संख्या होनी चाहिए, यानी होगी तो वो समान होगी, यानी बी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर 63वें क्वेश्चन पे, एक
220 वोल्ट निर्गम टर्मिनल से जोड़ने पर एक विद्युत हीटर 10 एम्पीयर धारा खींचता है, तो इसका प्रतिरोध जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 ओम। V इज इक्वल टू आई आर, तो आर बराबर V/I। 64वें रुद्धोष्म प्रक्रम के लिए ऊष्मा गतिकी का प्रथम नियम हो जाता है। तो जब रुद्धोष्म होता है, यानी आदान प्रदान नहीं होता है, तो ये आता है du इक्वल टू माइनस dw। फिर द्रव के परमाणुवीय सिद्धांत के कुछ अवधारणाएं नीचे उद्धृत की गई हैं। किसी दिए गए शुद्ध पदार्थ के अंतिम कण, जिन्हें परमाणु कहते हैं, वह रासायनिक रूप से एक समान होते हैं। ठीक है। परमाणु ना तो उत्पन्न किया जा सकता है, ना ही नष्ट किया जा सकता है, ये भी ठीक है। परमाणु यद्यपि रासायनिक रूप से एक जैसे होने के बावजूद उनके भारों में मामूली अंतर हो सकता है, ये भी ठीक है। चलो, फिर रासायनिक अभिक्रियाओं में परमाणुओं का स्वभाव नहीं बदलता, बल्कि वे पुनर्विन्यासित होंगे। ठीक है। फिर उपर्युक्त अभिधारणाओं में से कोई एक डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं रहा, उसे पहचानिए। तो इसमें जो तीनों ऑप्शन सही हैं, यानी ए सही है, बी सही है और ये भी सही है। तो कौन सा गलत हुआ, वो होगा हमारा ये, यानी सी जो है वो डाल्टन के परमाणु सिद्धांत का हिस्सा नहीं था। आगे चलते हैं 66 पर। धातु के एक तार में धारा का प्रवाह हो रहा है। यदि तापमान तार का बढ़ाया जाए तो कौन सी राशियां बदलेंगी। सबसे पहले उसमें अपवाहन, जो ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है उसकी, यानी उनके कणों की, वो बढ़ेगी, जाहिर सी बात है। उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है। तार का जब टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उसकी प्रतिरोधकता बदलती रहती है। फिर केवल प्रतिरोध, ये भी बदलता है, प्रतिरोधकता और प्रतिरोध दोनों बदलेंगे, यानी इसका ऑप्शन सही हो जाएगा डी पे। फिर आगे चलते हैं 67 पर। यदि ग्लास का अपवर्तनांक 1.5 हो तो ग्लास में प्रकाश की चाल कितनी होगी, वो हो जाएगी 2.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी डी ऑप्शन सही हो जाएगा। फिर आधुनिक आवर्त सारणी निम्न में से किसके द्वारा दी गई थी, तो वो है मोज़े साहब, उन्हीं के द्वारा दी गई थी। पहले तो मेंडेलीफ ने लाया था, वो उनका एटॉमिक मास के हिसाब से था, इनका एटॉमिक नंबर के हिसाब से आया। निम्न डी ब्लॉक तत्व परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, तो कौन सा परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता है, तो हमारा जो Zn होता है वो परिवर्ती संयोजकता नहीं दर्शाता, क्योंकि Zn Cl2 बनाता है, Zn 2+ होता भी है, तो बाकी तो सब बदलते रहते हैं। फेरस बनाता है, ठीक है, ये सही है। फिर आगे चलते हैं, ये वर्षा का सवाल है। चाल 5√3 मीटर पर सेकंड से वर्षा का पानी पृथ्वी पर ऊर्ध्वाधर गिर रहा है। यदि एक व्यक्ति चाल 5 मीटर पर सेकंड से पूर्व की ओर चले तो उसे ऊर्ध्वाधर से क्या कोण बनाते हुए पानी प्रतीत होता है। इसका ऑप्शन चौथा जो है वो डी ऑप्शन ये है, 60 डिग्री है। तो अब देखा जाए कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। जब इतना चलेगा तो इसका ऑप्शन जो होगा वो 30 डिग्री सही हो जाएगा, ये यानी बी है आंसर हो जाएगा। तो आज के सवाल ख़त्म हुए। अगला पेपर यानी अगला इसका पार्ट जल्द ही अपलोड किया जाएगा। तो अगर आपको अच्छा लगे वीडियो तो लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट में बताइएगा। धन्यवाद।